ओके, तो डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 18। और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो हमने पढ़ लिया था कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, डिविडेंड क्या होते हैं वगैरह वगैरह। अभी हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। सो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की तरह ही आपकी डिविडेंड पॉलिसी के अंदर भी कुछ लोगों ने जो है अपनी अप्रोचेस दे रखी हैं। 3 अप्रोचेस मेनली जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपकी, इनको हम डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट है आपका वॉल्टर मॉडल, देन गॉर्डन्स मॉडल एंड देन मोडिग्लियानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। इन तीनों अप्रोचेस को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है जो ये कहता है कि बेसिकली हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट जो होता है वो फर्म की वैल्यू पे पड़ता है या नहीं। ठीक है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो फर्स्ट 2 आपकी थ्योरीज हैं, वोल्टर का मॉडल और गॉर्डन का मॉडल, ये दोनों कहती हैं कि हाँ, डिविडेंड पॉलिसी का असर आपकी फर्म की वैल्यू के ऊपर पड़ता है। डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपकी फर्म की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मोडिग्लियानी और मिलर ने क्या कहा है, उनके अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का आपकी फर्म के मार्केट वैल्यू के ऊपर। सो एमएम जो होते एमएम हाइपोथेसिस जो है वो नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, और जो वोल्टर का और गॉर्डन का मॉडल है ये दोनों पर्सन कह रहे हैं कि पड़ता है फर्क। तो अब ये हम 3 ही थ्योरी पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हर एक पर्सन क्या कह रहा है, मतलब उन्होंने क्या रीजन दिया है, जो भी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि डिविडेंड पॉलिसी का असर फर्म की वैल्यू पे पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इन पर्सन्स का रीजन क्या है, क्यों कह रहे हैं ये। सबसे पहले हम जाते हैं वोल्टर के मॉडल की तरफ। तो वोल्टर, ये जो पर्सन है, ये नाम है इनका, इन्होंने ये चीज सपोर्ट की है कि फर्म की क्या डिविडेंड पॉलिसी रहेगी, यानी फर्म कितना डिविडेंड पे करेगी या कितना डिविडेंड अपने पास रखेगी, उस चीज का फर्म की मार्केट वैल्यू के ऊपर असर पड़ेगा। तो वोल्टर का मॉडल बेसिकली 2 चीजों के बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। पहला है रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट या इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप से ये डिसाइड होता है कि आपको अपने फर्म की जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, यानी आपको कितना डिविडेंड पे करना है, ये डिसाइड करोगे आप इनके रिलेशनशिप के जो नतीजा है उसके बेसिस पे, और उससे फिर आपका जो है फर्म की मार्केट वैल्यू निकलेगी कि वो फर्म की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या कम है या कितनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि आपको इन दोनों ही टर्म्स का जो मतलब है वो पता हो कि रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप की रेट ऑफ रिटर्न पढ़ रहे हैं। पहली है आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट है जो फर्म एक्चुअल में कमा रही है, ठीक है, जो एक्चुअल में फर्म को रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न का यहाँ पे सीधा सा मतलब है आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है, आपने कहीं पे कुछ काम कर रखा है, उसके बदले में आपको जो अर्निंग हो रही है उसको हम रिटर्न बोलते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का बेसिकली मतलब है रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, की फर्म ने जो इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे भी, उससे फर्म को क्या रिटर्न मिल रहा है। दूसरा जो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न पढ़ रहे हैं वो है आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपको कितनी रिटर्न की जरूरत है, ठीक है, कितना रिटर्न कम से कम फर्म को कमाना पड़ेगा। इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल कॉस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मतलब आपने जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है, जो भी पैसा आपने आगे काम करने के लिए लगा रखा है वो आपने कहीं से तो लिया होगा, आपने शेयर इशू करके लिया होगा, आपने डिबेंचर इशू करके लिया होगा, आपने लोन से लिया होगा, कहीं से भी लिया होगा। उन सभी सोर्सेज से पैसा लेने की एक लागत होती है, एक कॉस्ट होती है। अगर आपने मुझसे पैसा उधार ले रखा है तो आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपके लिए लागत है, वो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि कंपनी कम से कम ये पैसा जो आपने उधार लिया है उसको आपने जहां भी लगाया है, ठीक है, आपकी दुकान है तो आपने दुकान में लगाया है या कहीं और इन्वेस्ट करा है, जो भी आपने किया है उस पैसे का, कंपनी कम से कम इतना तो कमाए कि
इस पैसे को उसने जहां से लिया था, यानी जो भी सोर्स था, उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसको चुका सके। तो जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और आपने मुझसे 1 लाख रुपए लेके अपनी एक दुकान स्टार्ट करी, आपने अपनी दुकान में पैसा लगाया, आप दुकान जो भी काम करते हैं, ठीक है। अभी आपने जो 1 लाख रुपए लिए हैं, इसके ऊपर मान लीजिए मैं 1000 रुपए का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती हूँ। ये इंटरेस्ट आपके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी? कम से कम 1000 रुपए, ठीक है। कम से कम 1000 रुपए आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, कम से कम 1000 रुपए आप कमाओ, ताकि आप अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, कम से कम उसको बियर कर सको। क्योंकि आपको पता है जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको तो आपको चुकाना ही पड़ता है, उसको आप कभी भी जो है ना छोड़ नहीं सकते। तो कम से कम आप इतना तो चुका ही पाओ, इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है एक्चुअल में आप जितना कमा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप 2000 रुपए कमा रहे हो, तो ये आपकी एक्चुअल की इनकम है, जो आपने मेरे से पैसा लेके अपनी दुकान के अंदर इन्वेस्ट किया है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको जो ये इनकम हो रही है 2000 रुपए की, ये आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या फिर ये आपका रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों चीजों की रिलेशनशिप को हम देखते हैं वोल्टर के मॉडल के अकॉर्डिंग। अभी वोल्टर का मॉडल कहता क्या है? वो ये कहता है कि अच्छा, रिक्वायर्ड रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम आर लिखते हैं और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम के ई लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये आपकी। सो वो क्या कहता है, अगर आर के ई से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर फर्म को क्या करना चाहिए? फर्म को जो उसका डिविडेंड पे आउट रेशो है वो उसको रखना चाहिए 0। 0 डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब है कंपनी 1 रुपया भी डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? कंपनी कहती है अगर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, मतलब बेसिकली कंपनी क्या कह रही है, मान लीजिए मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूं और मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं कंपनी के, और इसके बदले में मैं मान लीजिए डिविडेंड ले रही हूं, मुझे 1000 रुपए का डिविडेंड कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड की रेट अपनी 10% ही है, ओके 1% ही है, सॉरी, ठीक है। इतना डिविडेंड मुझे मिल रहा है कंपनी से, और इसी पैसे को कंपनी जब आगे जब काम करती है, कहीं इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी 2000 रुपए कमा रही है, ठीक है। अभी एज अ शेयर होल्डर मैं ये 1 लाख रुपए कहीं भी लगाती हूँ तो मैं 1000 रुपए कमाती हूँ। वही कंपनी अगर वो पैसा कहीं लगाती है तो 2000 रुपए कमा रही है। तो दोनों में से ज्यादा कौन कमा रहा है? कंपनी कमा रही है 2000 रुपए। अगर कंपनी 2000 रुपए कमाएगी, ठीक है, और मान लीजिए वो इन पैसों को दोबारा से कहीं इन्वेस्ट कर दे, तो मतलब वो सीधी सी बात है मेरे से तो ज्यादा ही कमाएगी। मैं 1% की दर से मुझे डिविडेंड मिल रहा है एज ए शेयर होल्डर, कंपनी को 2% की दर से मिल रहा है, ज्यादा कमा रही है, तो आगे भी कंपनी ज्यादा कमाएगी। तो कंपनी क्या सोचती है कि हमारी ग्रोथ के लिए और शेयर होल्डर्स की लॉन्ग टर्म भलाई के लिए यही सही है कि जो है इस टाइम पे जब कंपनी की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो वहां पे हम डिविडेंड ना पे करें बल्कि पूरा पैसा अपने पास रख ले। क्योंकि अगर हम इस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं, ना कि अगर ये पैसा मैंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे दिया और वो कहीं इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे तो वो कमा पाएंगे। अभी सिचुएशन में देख लीजिए, मान लीजिए ये 1000 रुपए ही डिविडेंड की इनकम है, कंपनी मुझे डिविडेंड दे देती है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इन 1000 रुपयों को किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती हूँ। उसके मैंने शेयर खरीद लिए मान लीजिए, ठीक है, वहां पे भी मेरी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 1% रहने वाली है। वहां पे भी मेरे को जो डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है, वो मान लीजिए है 10 रुपए का, मैं तो 10 ही रुपए कमा पाऊंगी। लेकिन कंपनी अगर मुझे 1000 रुपए का डिविडेंड नहीं बांटती इस टाइम पे, और कंपनी अगर इस पैसे को डिविडेंड बांटने की बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, तो अब कंपनी जब 1000 रुपए इन्वेस्ट करेगी, तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न 2% की है, तो कंपनी को इसके बदले में 20 रुपए की अर्निंग होगी। तो जिस कंपनी के अंदर मैंने पैसा लगा रखा है, जिस कंपनी की मैं ओनर हूं, अगर वो मुझे डिविडेंड देने की बजाय उस डिविडेंड को, पैसे को अपने पास रखे और खुद से कहीं इन्वेस्ट करे, तो कंपनी ज्यादा कमा रही है उस रेट के मुकाबले जिस रेट पे अगर कंपनी मुझे पैसा दे डिविडेंड का और मैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूं तो मैं कमा पाऊंगी। इस लॉजिक की मदद से वोल्टर ये क्या कह रहे हैं,
कि अगर तो आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की, यानी कंपनी को जो अर्निंग हो रही है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो कंपनी जो है डिविडेंड पे ना करे, बिल्कुल भी 0%। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम में जा रही है। दूसरी चीज वो कह रही है, अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, या सॉरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 100%। मतलब डिविडेंड के तौर पे बांट दो सारा पैसा। कैसे? इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए अगर 1000 रुपए मान लीजिए कंपनी आपका डिविडेंड बनता है, ठीक है, अगर कंपनी आपको 1000 रुपए दे देती है अपने शेयर होल्डर को, मान लो आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी की वो 1% है, मतलब अगर कंपनी कहीं पे पैसा लगाती है तो उसको 1% की दर से रिटर्न मिलता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 2% है, या फिर मतलब अगर शेयर होल्डर को पैसा देते हो और शेयर होल्डर किसी के शेयर खरीदता है तो उसको 2% की दर से वहां पे उसका डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए जो डिविडेंड है शेयर होल्डर के लिए, वो कंपनी के लिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर कंपनी पैसा लगाएगी तो उसको 10 रुपए मिलेंगे, और अगर कंपनी आपको डिविडेंड बांट दे और आप कहीं पैसा लगाओगे आपको 20 रुपए मिलेंगे, तो फायदा किस चीज में है? शेयर होल्डर अल्टीमेटली फायदा किस चीज में हो रहा है? अगर आप उनको डिविडेंड दे दोगे वो ज्यादा कमा सकते हैं, आप कमा सकते हो, आप कमा के जो दे सकते हो उन्हें, उससे ज्यादा तो वो खुद ही कमा लेंगे पैसे को खुद से इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो इस केस में वोल्टर क्या कहते हैं, आप सारा पैसा जो भी आपका टैक्स वैक्स देने के बाद जो बचा है आप क्या करो, डिविडेंड के तौर पे बांट दो। कंपनी के सारे खर्चे निकल गए, आपने इंटरेस्ट सब दे दिया, आपने टैक्स दे दिया, अब जो पैसा बचा है वो आप क्या करो, शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा डिविडेंड के तौर पे दे दो, कुछ भी अपने पास उसमें से मत रखो, ये कहती है। अब एक और चीज भी कहती है, अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, ठीक है, मतलब चाहे आप इन्वेस्ट करो चाहे शेयर होल्डर को पैसा दे दो वो इन्वेस्ट करे, दोनों को सेम दर से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों को सेम दर से ही पैसा वहां पे रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पे एक इनडिफरेंस लेवल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अब चाहे आपका डिविडेंड पे आउट रेशो कुछ भी रहे, आपका मार्केट प्राइस जो रहेगा ना कंपनी का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस केस में, तीसरे केस में आपका डिविडेंड पे आउट रेशो कितना भी रहे, मतलब चाहे आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 10% है, यानी टैक्स देने के बाद जो बच गया पैसा उसका 10% आप डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, चाहे 20% दे रहे हो, चाहे 30 दे रहे हो, चाहे 50 दे रहे हो, चाहे 70 दे रहे हो, चाहे 80 दे रहे हो, चाहे 100 दे रहे हो, चाहे 0 दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू सेम रहेगी हर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो पहले दो केसेस हैं जिसके अंदर अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कंपनी शेयर होल्डर से ज्यादा कमा सकती है वही पैसे लगा के बाजार में, या फिर जहां पे कंपनी कम कमाती है, तो अगर आपका इन दोनों ही केसेस में अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो इस रेंज में रहता है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, ये कहता है आपका वॉल्टर मॉडल। तो यहाँ पे हम दो चीजों की रिलेशनशिप देखते हैं, एक तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि कंपनी खुद कितना कमा रही है पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंपनी में जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको कितना देना, उसकी कितनी इनकम है, ठीक है, उसकी कितनी अर्निंग है, यानी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, उसको कितनी दर से उसको डिविडेंड मिल सकता है। तो ये चीजों की रिलेशनशिप हम देखेंगे, अब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम ये देखेंगे कुछ अजम्पशंस हैं वोल्टर के मॉडल की भी, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज होती हैं बिना अजम्पशन के आप उनको नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियल सिचुएशन होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको आपको एनालाइज करने में ही सालों लग जाएंगे। तो अगर आपको कोई मॉडल बनाना है तो आपको बहुत सारी चीजें मान के चलनी पड़ती है। तो ऐसे ही इसमें भी, इस थ्योरी में भी अजम्पशन है, 5 अजम्पशन है हमारे पास। सबसे पहली है कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब वोल्टर का मॉडल अज्यूम करता है कि आपकी जो फर्म की चाहे जो रेट ऑफ रिटर्न है या उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते। ठीक है, डिविडेंड की रेट हो गई या फिर आपकी खुद की, आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके, कंपनी की बात कर रही हूँ, कंपनी इन्वेस्ट करके जितना भी कमा सकती है उसकी रेट में कोई चेंज नहीं आती, कांस्टेंट रहती है। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, पर फॉर द सेक ऑफ द थ्योरी हमको ये अजम्पशन करके चलनी पड़ती है। दूसरी ये है कि इंटरनल फाइनेंसिंग है। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है
कि आप अपनी फर्म की सारी फाइनेंसिंग जो आप करने वाले हो सारे इंटरनली करने वाले हो, यानी रिटेन्ड अर्निंग से पैसा लेने वाले हो। बाहर एक्सटर्नल सोर्स से आप कोई भी फाइनेंसिंग नहीं कर रहे, ना ही आप लोन ले रहे हो, ना ही आप नई कोई कैपिटल इशू कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन 100% पे आउट रेशो मान के चलते हैं हम, या तो पे आउट या रिटेंशन रेशो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि या तो आप सारी की सारे पैसे को बांट रहे हो, जो भी टैक्स के बाद आपका प्रॉफिट बच गया, या तो 100% आप डिविडेंड दे रहे हो, या फिर आप 100% रिटेन करके चल रहे हो, तो आपका रिटेंशन रेशो 100% है, ठीक है। तो आपकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 100% आप डिविडेंड के तौर पे दे दो, या फिर सारा का सारा रख लो, बीच का कोई रास्ता अपने पास नहीं है। अगर आपको अपनी फर्म की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम रखनी है तो। चौथी आपकी है कि कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर होती है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर होता है। मतलब अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर का मतलब समझ लो। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर पर आपका शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। देखो, मान लीजिए मैंने 10 शेयर खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, ठीक है। यानी एक शेयर खरीद के मैंने कंपनी में 10 रुपए लगाए हैं, ठीक है। मैंने जो 10 रुपए लगाए हैं, कंपनी ने इन 10 रुपयों को कहीं और इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, नहीं। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि उसने कोई मान लो फिक्स एसेट खरीदी है, मशीन खरीदी है, फिर वो मशीन से वो काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है, फिर बना के बेचती है, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है मशीन में जो उसने करी है, ठीक है। तो ये 10 रुपये उसने कंपनी ने कहीं भी इन्वेस्ट करे हैं, और इसके बदले में कंपनी जो है ना वो 1 रुपया कमा रही है, ठीक है। तो मेरे 10 रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी को 1 रुपए की अर्निंग हो रही है, जो भी काम वो कर रही है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है, मेरे 10 रुपए इन्वेस्ट करके उस पे उसको 1 रुपए की अर्निंग हो रही है कंपनी को। तो इसका मतलब क्या है, एक अर्निंग पर शेयर, यानी मेरे एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, 1 रुपए की, ठीक है। तो एक शेयर पे मैंने 10 रुपए का खरीदा है, यानी मेरे 10 रुपए लगा के क्या कमाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है जो भी अर्निंग हो रही है, ये जो 1 रुपया कमाया जा रहा है मेरे 10 रुपए से, इसमें से मुझे कितना मिल रहा है डिविडेंड के तौर पे, उसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पे। तो मान लीजिए हर शेयर पे कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड देती है, ये डिविडेंड पर शेयर है। अब जो डिविडेंड दिया जाता है वो अर्निंग में से दिया जाता है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का कुछ पैसा डिविडेंड में देते हो आप, कुछ पैसा वही रिटेन करके आप चलते हो, मतलब अपने पास रख लेते हो, तो वही चीज होती है आपकी। तो ये होगा आपका अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, ये दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब अगर अर्निंग पर शेयर 10 है और डिविडेंड पर शेयर 2 है, तो वो 10 और 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन लास्ट आपकी अजम्पशन ये है कि इनफाइनाइट पीरियड होता है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी कंपनी चलने वाली है, वो बंद नहीं होने वाली है। तो ये हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। ये पांचों अजम्पशन जरूरी हैं वोल्टर के मॉडल के लिए। अब हम करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि वोल्टर का मॉडल जो है उसे आप एक फॉर्मूले की मदद से दिखा सकते हो। तो वोल्टर के मॉडल का जो फॉर्मूला है वो है आपका D प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई, ठीक है। तो D यहाँ पे जो अच्छा ये जो हम निकाल रहे हैं ये है P, ठीक है। सो यहाँ पे जो P है इसका मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कि आपके आज के टाइम पे आपके जो शेयर हैं उसका मार्केट प्राइस कितना है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से ही पता चलेगा आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जितना ज्यादा मार्केट शेयर का प्राइस है उतनी ज्यादा कंपनी की वैल्यू है। डी यहाँ पे मतलब है आपका डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है। ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर के लिए कि एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है। आर का मतलब है भाई आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब फर्म को कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। और के ई तो हमें मालूम ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने जो कैपिटल अरेंज करी है शेयर वेयर दे के, वो उसकी क्या लागत आपको पड़ रही है, ठीक है। सो ये आपकी, और इस फॉर्मूले की मदद से हमें फर्म की मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो पता चल जाती है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इससे निकलेगा क्या। अच्छा, प्रैक्टिकल निकालने से पहले सबसे पहले आपको अप्रोच अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये अप्रोच कह क्या रही है, ठीक है।
ये जो दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, इन दोनों का मतलब क्या है, और जब दोनों चीज़ों की कोई रिलेशनशिप निकलती है तो उस रिलेशनशिप का क्या असर पड़ेगा आपकी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो मैंने अच्छे से बताया है आपको, लेकिन फिर भी अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन में रख के मत चलिएगा। ओके, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं है, ये समझने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके नंबर नहीं लेने होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। जब तक यही नहीं पता होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। फर्स्ट जो है आपका वोल्टर मॉडल की मदद से आपको बताना है कि डिफरेंट डिविडेंड, अच्छा आपको अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी के ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप इतने दर से डिविडेंड बांटते हो या इतने दर से जो भी डिविडेंड है आपका, डिविडेंड पे आउट रेशो की बात हो रही है, उसका आपके मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले याद रखना हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ी है। अगर फर्म की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 100% होना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी, अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या डिविडेंड पे आउट रेशो रखते हो, आपकी मार्केट प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। तो मेन चीज यही दो है जिसमें आपका मार्केट प्राइस ऑफ फर्म जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो अब हमें यही देखना है कि क्या इनमें मैक्सिमम रहता है हमारी मार्केट शेयर्स का मार्केट प्राइस, ठीक है। सो अभी देखो अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अपने पास 0.10, अर्निंग पर शेयर है 10 और अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न आर है आपकी। आपको 3 फर्म दे रखे हैं, एक ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म का मतलब है जो ग्रो कर रही है बार बार, ठीक है। एक नॉर्मल फर्म है जो एवरेज कमा रही है जितना सब कमाते हैं। एक डिक्लाइनिंग फर्म है जो सबसे मतलब जो कम कमा रही है, जो थोड़ा सा लॉस में चल रही है, ठीक है। लॉस में नहीं मतलब बहुत ही कम अर्निंग में, एवरेज से भी कम कमा रही है, तो वो डिक्लाइनिंग फर्म है। ओके, तीन फर्म की आपको वो दे रखी है। तो सबसे पहले हम दे लेते हैं अपनी ग्रोथ फर्म, और तीनों फर्म के केस में हमें देखना है क्या वोल्टर ने जो बोला है वो सही है। नॉर्मल फर्म और आपकी डिक्लाइनिंग फर्म, और फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे क्योंकि वही फॉर्मूला हर बार जो है वो यूज होगा, ठीक है। अभी डिविडेंड, अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशो पे आपको देखना है कि आपका मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। सो क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पे आउट रेशो पहले से नहीं बोल रखा कि आपको कौन कौन सा डिविडेंड पे आउट रेशो अज्यूम करके चलना है, तो हम खुद से अज्यूम करके चलेंगे। तो जैसे कि आपकी बुक में हम 25-25 का जो है ना वो डिफरेंस रख के फिर हम डिविडेंड पे आउट रेशो देखेंगे। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसके अंदर आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशो है उसको हम मान के चल रहे हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशो है 0, मतलब हम बिल्कुल भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है ये लेके चल रहे हैं। और मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा ये देखना है सभी फर्म के केस में। सो मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला जो है हमारा वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। ये फॉर्मूला है, सभी में हमको यही चीज डालनी है, ठीक है। सो देखो ग्रोथ फर्म जो है इस, अच्छा डिविडेंड पर शेयर सबका सेम है, डिविडेंड पर शेयर आई थिंक हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं। अच्छा सॉरी डीपी रेशो निकाल तो रखा है, डिविडेंड पर शेयर हमने कर रखा है डिसाइड, 0 है। तो फिलहाल हमारा डीपी रेशो 0 है, मतलब हम कोई डिविडेंड नहीं दे रहे, तो मतलब 0% हमारा 0 रुपए का हमारा डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो ये हो गया 0, फिर प्लस आर हमें दे रखी है, ग्रोथ फर्म की आर कितनी है 0.15, हमने डाल दिया 0.15 डिवाइडेड बाई के ई दे रखी है, सभी की के ई तो सेम है 0.10। हमने देखा था ना अजम्पशन के अंदर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब सभी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम आएगी, मतलब सभी शेयर होल्डर को सेम दर से डिविडेंड अगर दिया जाएगा तो दिया जाएगा, कॉस्ट सबकी सेम है। अर्निंग पर शेयर हमें दे रखा है 10 रुपए का, डिविडेंड पर शेयर 0 है क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशो आपका 0 है, आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे तो पर शेयर डिविडेंड भी आपका 0 होगा।
डिवाइडेड बाय में KE जो कि है आपका 0.10। ठीक है, नॉर्मल फर्म के केस में निकाल लेते हैं। नॉर्मल फर्म में डिफरेंस जो भी है वो सिर्फ R का है, इसका R है 0.10 और इसका R है 0.8। ठीक है, तो जो एक्चुअल में ये कमा रही हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी डिविडेंड 0 है, प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 10 माइनस 0। बस R का ही डिफरेंस आएगा कि हर फर्म खुद से खुद कितना कमा रही है असल में, सिर्फ उसी का फर्क आता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है आपकी। सो 0.10। डिक्लाइनिंग फर्म का भी देख लेते हैं, डिविडेंड तो 0 है, प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.10। ठीक है, अब देख लेते हैं सबका मार्केट प्राइस कितना आ रहा है। तो ग्रोथ फर्म के केस में जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 0.15 है, यानी जो 15% की दर से कमा रही है असलियत में, वो अगर 0 रुपए का डिविडेंड पे करती है, ठीक है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो आता है, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 150 रुपए, यानी एक शेयर की कीमत 150 रुपए है इस फर्म की। नॉर्मल फर्म जिसका R 0.10 है, ठीक है, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो आती है 100 रुपए की, और जो डिक्लाइनिंग फर्म हमारी है उसके शेयर का प्राइस जो है मार्केट में एक शेयर का वो है 80 रुपए। अब हमने निकाला क्या है और इसका मतलब क्या है ये मैं बताती हूँ। वोल्टर का मॉडल ध्यान रखना, उसने R और KE को कंपेयर किया था। ठीक है, R और KE हमें पता है, ठीक है, R है 0.15, KE है 0.10। हर एक केस में KE 0.10 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी KE 0.10 है और यहाँ पे भी KE। अब इस चीज को ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में R है 0.15, क्या R KE से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो इस केस में R KE से ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू वोल्टर, अगर R KE से ज्यादा होता है, यानी कंपनी जो कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट से, वो शेयर होल्डर की जो मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उससे ज्यादा है, तो आप अगर और आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आप उस केस में 0 रखोगे, तो आपके फर्म के शेयर के मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा। क्या यहाँ पे इस फर्म के मार्केट प्राइस देखो कितना है, 150 रुपए का। ठीक है, अभी हम आगे भी देखेंगे कि जब इस R में चेंज होगा तो क्या असर पड़ेगा मार्केट प्राइस पे। 150 रुपए का है। यहां पे इस फर्म का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 0.10। अभी जो मैं बता रही हूँ ना, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जो है ना हमें इसी को कंपेयर करना है। यहां पे दोनों का ये इक्वल है। वोल्टर ने क्या कहा था? वोल्टर ने ये कहा था, अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप डिविडेंड कितना देते हो, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0, 25, 50, 75 कितना है, आपके फर्म का मार्केट प्राइस सेम रहेगा। आगे वक्त केसेस में हम देखेंगे क्या इस फर्म का मार्केट प्राइस 100 ही रहेगा अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को चेंज करेंगे तो। ठीक है, थर्ड है ये केस, ये बोलता है कि यहाँ पे देखो इसका R जो है वो है 0.80। ठीक है, R कम है KE से। वोल्टर क्या कहता है, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो आपका DP रेशो 100% होगा, तो ही आपकी फर्म का मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा। यहाँ इसकी फर्म का मार्केट प्राइस और इसके शेयर्स का मार्केट प्राइस 80 रुपए। अब हमें देखना है, अगर हम DP रेशो को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो अपना DP रेशो जो है, डिविडेंड पे आउट रेशो, वो 0 है, तो 80 रुपए है, तो क्या ये मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा? ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो 0 है और हमारा R जो है वो KE से ज्यादा है, तो हमारा मार्केट प्राइस है 150।
अब हमें देखना है वोल्टर के मॉडल इसके अकॉर्डिंग, अगर इस केस में जहाँ पे आपका आर के ई से ज्यादा है, इस केस में अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रहेगा तो ही फर्म की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अब हमें देखना यह है कि अगर हम दूसरा कोई डिविडेंड पे आउट रेशियो रखते हैं, यानी 5 या 25 या 50, तो इसका मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। वोल्टर के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम इनमें से कोई चीज करते हैं तो मार्केट प्राइस गिरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस केस में जब आपका आर के ई से ज्यादा है तो आपके फर्म का शेयर का मार्केट प्राइस तभी मैक्सिमम हो सकता है जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 हो। अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी फर्म का मार्केट प्राइस गिरता जाएगा, ठीक है। तो अब हम यही जो सिचुएशंस है इनको चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात। पहला केस हमने देख लिया जब हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखा था, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं हर सिचुएशन के ऊपर क्या जैसे वोल्टर ने बताया है वैसे ही असर पड़ता है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन में हम हमारा डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 रखते हैं, यानी आप 25% जो भी आपका टैक्स के बाद प्रॉफिट बचता है उसका 25% आप डिविडेंड के तौर पे कर देते हो, ठीक है। या फिर जो भी आपकी अर्निंग पर शेयर है उसका 25% आप डिविडेंड के तौर पे दे देते हो, ठीक है। सो वही चीज है मार्केट प्राइस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डिविडेंड। अभी ये 25% जो निकालना है ना, ये पता है किसका निकालना है, ये निकालना है आपको अर्निंग पर शेयर का, क्योंकि डिविडेंड आप अर्निंग पर शेयर में से ही बांटते हो, अर्निंग में से ही देते हो, ठीक है। सो इसका 25% आप निकाल लोगे। 25% अर्निंग पर शेयर हमें दे रखा है 10 रुपए, तो इसका 25% हो जाएगा 2.5 रुपए, ठीक है। तो फर्स्ट केस में डिविडेंड हो गया 2.5 रुपए प्लस अपना आर तो वही है 0.15 डिवाइडेड बाई के ई भी वही है इंटू 10 माइनस यहाँ क्या आ गया 2.5, क्योंकि अब अपना डिविडेंड भी आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई के ई 0.10। दूसरे केस में चलते हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो आपको डिविडेंड तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर सेम है, प्लस बस यहाँ पे आर का डिफरेंस है, आर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, ठीक है। सो अर्निंग है 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 0.10। तीसरे केस में वही 2.5 रुपए का डिविडेंड प्लस यहाँ पे आर जो है वो अर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, ठीक है, 10 माइनस डिवाइडेड बाई 0.10 हो गया। फर्स्ट केस में जो मार्केट प्राइस निकलेगा आप इसको सोल्व कर लो, ये मार्केट प्राइस आपका निकलेगा 137 रुपए 50 पैसे। सोल्व कर लो आप जब। दूसरे केस को सोल्व करो, यहां आपका मार्केट प्राइस निकलेगा 100 रुपए, और तीसरे को जब आप सोल्व करोगे यहां आपका मार्केट प्राइस निकलेगा 85 रुपीज। फिर से मैं बोलती हूं वोल्टर ने क्या कहा था, याद रखो, अगर आर के ई से ज्यादा है और आपका डीपी रेशो 0 है तो आपका मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा। अगर आपका आर के ई के बराबर है तो डीपी रेशो कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, आपका प्राइस सेम रहेगा हर सिचुएशन में। अगर आपका आर के ई से कम है तो आपका डीपी रेशो अगर 100% होगा तो आपका मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, हमारा आर के ई से ज्यादा है, हमने डीपी रेशो जब 0 रखा तो हमारा मार्केट प्राइस आया 150। हमने डीपी रेशो को बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो हमारा मार्केट प्राइस देखो क्या हुआ, गिर गया। आप इस डीपी रेशो को जितना बढ़ाते जाओगे ना, फर्स्ट केस में आपका मार्केट प्राइस फर्म का उतना ही गिरता जाएगा, क्योंकि आपका फर्म का मार्केट प्राइस तभी मैक्सिमम होगा, अधिकतम तभी होगा जब आपका डीपी रेशो 0 होगा, यानी आप अर्निंग पर शेयर में से 1 रुपया भी डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट रहे। क्यों? क्योंकि इस पैसे को अगर फर्म खुद इन्वेस्ट करेगी तो ज्यादा कमाएगी, और अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट देगी और शेयर होल्डर उस डिविडेंड को कहीं इन्वेस्ट करेगा तो वो कम कमाएगा, तो आपका मार्केट प्राइस यहाँ पे शेयर जो है, शेयर का प्राइस यहाँ पे कम होगा अगर इस सिचुएशन में आप
डीपी रेशो को 0 से ज्यादा रखते हो तो हमारा जो है प्रूव हो गया जो वोल्टर ने बोला था। दूसरे केस में देख लेते हैं। वोल्टर ने क्या बोला था, आर अगर के के बराबर हो तो डीपी रेशो कुछ रख लो, मार्केट प्राइस सेम रहेगा। देखो यहाँ पे आर अपना के के बराबर है, यहाँ डीपी रेशो 0 था, मार्केट प्राइस कितना था 100। यहाँ डीपी रेशो हमने 25 कर दिया, मार्केट प्राइस कितना रहा 100, सेम रहा। अब ये डीपी रेशो आप चाहे 25 कर लो, 50 कर लो, 75 कर लो, 100 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में आपका मार्केट प्राइस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि फर्म इन्वेस्ट करे चाहे शेयर होल्डर को दे दे, दोनों लोग सेम ही कमाएंगे। तो फर्म के मार्केट प्राइस शेयर वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन उसने क्या बोली थी, अगर आपका आर के ई से कम है तो अगर आपका डीपी रेशो 100% होगा तो आपका फर्म का मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ देखो जब आपका डीपी रेशो 0 था तो आपका मार्केट प्राइस कितना था 80। जब आपने डीपी रेशो बढ़ा दिया तो आपका मार्केट प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इस मार्केट प्राइस को अगर आप इस डीपी रेशो को 100 कर दोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस मैक्सिमम हो जाएगा। तीसरे केस में देखो करके देखते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो अगर आपका 100% है, यानी जितना पैसा आपका अर्निंग पर शेयर का है आप सेम पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट देते हो। ठीक है, 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है, 10 के 10 रुपए आप डिविडेंड के तौर पे बांट देते हो, तो आपके फॉर्मूले में जाएगा डिविडेंड भी 10 हो जाएगा आपका, इनटू में 0. कितना है वो आपका 0.8 है या 0.08 है, एक मिनट देख लेते हैं। ओके 0.08 है, तो इसको आप थोड़ा सा ठीक करके चलेंगे, ये 0.08 है। ठीक है, चलिए 0.08 डिवाइडेड बाई में 0.10 इंटू में वही 10 - 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई में 0.10। अभी इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस आने वाला है 100। ठीक है, जब डिविडेंड पे आउट रेशो 0 था तो मार्केट प्राइस था 80, डिविडेंड पे आउट रेशो 25 हुआ तो मार्केट प्राइस गया 85, जब डिविडेंड पे आउट रेशो 100% हो गया तो मार्केट प्राइस हो गया 100, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वाला चीज मैक्सिमम किस केस में आया, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 100 था। तो यानी वोल्टर ने जो 3 सिचुएशन हमको बता रखी थी, तीनों ही सिचुएशन करेक्ट साबित हुई हैं। तो इस केस में वोल्टर के फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी अजम्पशन को मानते हुए और उसके दिए हुए फॉर्मूले से अगर आप कुछ भी निकालोगे तो उसने जो कहा है वो चीज प्रूव हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, सेकंड वाला। इसमें कुछ अलग बोल रखा है या वैसा ही कुछ है। ठीक है, अगर वैसे ही तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको हर एक जो भी डिविडेंड पे आउट रेशो का ऑप्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में पहले से ही आपको डिविडेंड पे आउट रेशो के ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो आपको 0% से लेकर और 100% तक के डिविडेंड पे आउट रेशो के सभी ऑप्शन निकाल के दिखाने पड़ेंगे कि क्या असर पड़ेगा अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 0 है या 100 है, और बीच में 25 का डिफरेंस रख लो, सिंपल रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको के दे रखी है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है, आपको वोल्टर के मॉडल से बताना है आपको, और आर आपको दे रखी है, एक में 15%, एक में 10%, एक में 5%। तो 15% का मतलब है, इसको अगर आप सोल्व करो तो इसका मतलब है 0.15, 10% का मतलब है 0.10 और 5% का मतलब है 0.05। ठीक है, ये आपकी आर है 3 अलग अलग सिचुएशन में। तो ऐसे ही आपको 3 अलग अलग सिचुएशन लेनी है, जिसमें आप एक में आपकी आर 0.15 है। ठीक है, एक फर्म की 3 अलग अलग फर्म है ये। ठीक है, और इसमें आपका जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 10%। 10% को सोल्व कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 0.10। तो इसके पहले केस में आपकी आर जो है वो के से ज्यादा है। तो इस केस में अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशो, जहां पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 0% रहेगा तो क्या असर पड़ेगा मार्केट प्राइस पे, 25% रहेगा तो मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, 50% रहेगा तो क्या असर पड़ेगा, 75 रहेगा तो क्या पड़ेगा, और 100 रहेगा तो क्या असर पड़ेगा। ये चीज आपको निकालनी है तीनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो ना, हर एक केस का निकाल लो, तो नीचे आपको एक नोट डालना है और उस नोट में आप ये चीज डिस्क्राइब करोगे कि फर्स्ट केस में जहां पे आर के ई से ज्यादा है, वहां जब डिविडेंड पे आउट रेशो 0 था तो आपका फर्म की मार्केट प्राइस इतना था जो कि मैक्सिमम था। फिर जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ता रहा फर्म का मार्केट प्राइस गिरता रहा। ऐसे ही आपको तीनों सिचुएशन के लिए नोट बनाना है और उसमें इस चीज को एक्सप्लेन भी करना है। तो इन क्वेश्चंस की खासियत ये है, आपको सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ आंसर के नंबर नहीं मिलते हैं,
उसके बाद आपको नोट में इनको डिस्क्राइब भी करना होता है। थर्ड इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं हम वोल्टर के मॉडल का। आज हम वोल्टर का ही करेंगे, गॉर्डन का हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो इसमें भी आपका अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो 10 रुपये का है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है यानी 0.15, और कैपिटलाइजेशन रेट है 12.5%। ठीक है, सो इसको भी आप सोल्व कर लोगे। 5% का मतलब हो गया, ये हो जाएगा आपका बटे में 100 कर दोगे, ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, अभी आपको इसमें देखो 3 चीजें सोल्व करने को बोली गई है। एक ही फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम तीनों चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशो ऑफ द कंपनी, मतलब इस कंपनी का पे आउट रेशो कौन सा होना चाहिए जिससे जो इसके लिए ऑप्टिमम हो, जो इसके लिए बेस्ट हो। आर कितनी है 0.15, के ई कितनी है 0.125। क्या आर के ई से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। अगर आर के ई से ज्यादा है तो आपका फर्म की मार्केट प्राइस मैक्सिमम कब होगा? जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 0% होगा। ठीक है, तो फर्म का ऑप्टिमम पे आउट रेशो क्या हुआ अकॉर्डिंग टू वोल्टर? 0%। तो ये हो गया आपका पहले ऑप्शन का आंसर। ठीक है, सेकंड जो आपको सोल्व करना है वो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पे आउट। जो ये 0% आपने निकाला है इस पे मार्केट प्राइस क्या रहेगा शेयर का, निकाल लेंगे। फॉर्मूला दे रखा है वोल्टर ने हमको सारा पूरा का पूरा। सो डिविडेंड प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू में अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डिविडेंड कितना है हमारे पास इस केस के अंदर 0, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, कुछ डिविडेंड दे ही नहीं रहे, हम दे ही नहीं रहे तो कहां से डिविडेंड आएगा। प्लस आर है 0.15, के ई है 0.125 इंटू अर्निंग पर शेयर अपने पास 10 है माइनस 0, डिविडेंड कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 0.125। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 रुपीज। तो इस डिविडेंड पे आउट रेशियो पे फर्म के शेयर का मार्केट प्राइस हो जाएगा 96 रुपये। ठीक है, फिर ये बोल रहा है हाउ शेल द प्राइस ऑफ शेयर बी अफेक्टेड इफ डिफरेंट पे आउट्स वर एम्प्लॉयड। कहने का मतलब है कि फर्म के मार्केट शेयर के मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा अगर आप डिविडेंड अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशो लेके चलोगे। हमने 0 वाला तो निकाल लिया, ये अपना ऑप्टिमम है, बेस्ट है, मार्केट प्राइस मैक्सिमम रहेगा। पर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप अलग अलग डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल के चलो, अपनी मर्जी से चुन लो कौन सा डिविडेंड पे आउट रेशो देना है, फिर क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर। अपनी मर्जी से चुनना हो ना तो वो 25% डिफरेंस वाला देखना, 25, 50, 75 और 100, ये 4 आपको निकालने। ठीक है, अलग अलग केसेस निकालने तो निकाल लेते हैं। थर्ड में सबसे पहला केस जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 25% है। 25% किसका? अर्निंग पर शेयर का 25%। अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपये। 10 रुपये का 25% कितना हो जाएगा 2.5 रुपये। ठीक है, सो फॉर्मूले में ही चीज डालनी है, 2.5 रुपये डिविडेंड हो गया। ठीक है, प्लस आर है अपना वही 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू में अर्निंग पर शेयर 10 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई में 0.125। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 92 रुपये। क्या मार्केट प्राइस गिर रहा है? पहले 96 था, 92 गिर रहा है, ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि वोल्टर ने क्या कहा था, अगर आर के ई से ज्यादा है तो मार्केट प्राइस आपके शेयर का मैक्सिमम तभी होगा जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है। इससे 1 रुपया भी अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो 1% भी बढ़ाओगे मार्केट प्राइस आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज हो रही है, हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% कर दिया हमने, बढ़ा दिया तो मार्केट प्राइस गिरने लगा। सेम चीज हम करेंगे, इसको 50% करके देख लो। 50% करोगे तो 10 का 50% हो गया 5, डिविडेंड 5 हो गया, प्लस कितना था वो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 इंटू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.125। इस केस में आपका जो आएगा मार्केट प्राइस वो आएगा 88 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही आप 75 का निकालो चाहे 100 का निकाल लो, जैसे जैसे आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ता जाएगा आपका मार्केट प्राइस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस फर्म का आर के ई से ज्यादा है इसीलिए। ठीक है, तो वोल्टर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो का देखो मार्केट प्राइस पे असर पड़ा ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 था तो इस केस में मार्केट प्राइस मैक्सिमम था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो गया तो मार्केट प्राइस गिर गया। यानी वोल्टर ने क्या कहा था कि डिविडेंड पे पॉलिसी का आपकी
जो है फर्म की वैल्यू के ऊपर या उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर फर्क पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है। ठीक है, सो ये है आपका वोल्टर का मॉडल। इसके जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं और इलस्ट्रेशन भी आप खुद से करके देखना। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो करेंगे गॉर्डन का मॉडल। सो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।